नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपेक्स एजुकेशन एकेडमी में। आज हम लोग ज्योग्राफी के पहला चैप्टर सौर मंडल का फुल डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी है प्लूटो ग्रह। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के जैसा एकदम दिखने वाला ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा बहन मतलब समझ रहे हैं ना आप? जुड़वा हम लोग किसको कहते हैं? जो देखने सुनने में एकदम हूबहू मतलब पहले जैसा हो। अगर दो भाई है तो हम लोग कभी कभी उसको बिना मतलब उससे बिना पूछे समझे भी कहते हैं कि ये दोनों जुड़वा लग रहा है। तो ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देखने सुनने में क्या होता है, दोनों समान दृश्य के मतलब दिखाई एक समान जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। क्यों होगा? क्योंकि शुक्र ग्रह का जो व्यास है वह पृथ्वी के लगभग बराबर है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान मतलब देखने में एकदम शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी के सेम साइज आकार। सूर्य पृथ्वी जितने डिग्री पर झुका है शुक्र भी लगभग उसके मिलता जुलता झुका हुआ है, ठीक है ना। तो शुक्र ग्रह को इसीलिए हम लोग पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। अब यहाँ पर तो है कि पृथ्वी का जुड़वा पृथ्वी के समान दिखने वाला कौन है। लेकिन बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी का सहोदर, तो पृथ्वी की बहन या पृथ्वी के जैसा दिखने वाला। तो इसमें बहुत तरह से अलग अलग टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का कुछ भी बोले, पृथ्वी की फुफेरी बहन, पृथ्वी की चचेरी बहन, पृथ्वी की सौतेली बहन, पृथ्वी की सौतन, जो भी बोले हमको क्या करना है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन नहीं, शुक्र ग्रह को ही हम लोग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन होगा पृथ्वी के जैसा दिखने वाला या पृथ्वी का कोई भी रिलेशन लगाकर बोले तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हम लोग कभी कभी करते हैं क्या, याद कर लेते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो पढ़े थे कि पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र है, यहाँ पर पृथ्वी का मौसेरी बहन बोल रहा है, तो क्या करें? उसमें तो जुड़वा था, मौसेरी तो अलग होता है। अब क्या इसका आंसर हम शुक्र को ही लगाए? तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी का अगर रिलेशन बता दे, पृथ्वी का सौतेली ममेरी मौसेरी कुछ भी बोले, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा शुक्र को पकड़ना है, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र के बाह्यतम परत को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? कहने का मतलब है कि सूर्य के जो बाह्यतम परत है, जैसे बता दें आपको कि ये हमारे सूरज चाचा है। तो मतलब सूरज तो ऐसा दिखाई देगा नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये सूरज अंकल है और इसके जो बाहरी परत है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे, देखिए सूरज के बाहर जो है ना, ये कुछ इस टाइप से होता है। क्या आपको थोड़ा याद आ रहा होगा? थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग कोरोना से उबरे हैं और कोरोना का जो शेप, उसका जो फोटो हम लोग को बहुत जगह दिखाया गया था, वो किस टाइप से था? वो इसी टाइप से था, क्या है कि नहीं? ये दोनों कितना मिलता है ना। तो मतलब कोरोना के वजह से हम लोग सूर्य का आंसर इसको टिक नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कोरोना का शेप सूरज के किरीट के जैसे दिखता था, जिसको हिंदी में हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी के वजह से उस आरएनए का, कहने का मतलब कि वो जो वायरस था उसका नाम हम लोग मतलब हमारे वैज्ञानिक लोग कोरोना रखा था, न कि कोरोना का कॉपी करके हम लोग सूरज का ये वाला आंसर टिक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि सूरज का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। इंग्लिश में उसको किरीट बोला जाता है। और जो यह वायरस का जो मतलब खोज हुआ था, तो उसको जब जूम इन करके देखा गया तो वह हूबहू किरीट के जैसे, यानी कि सूर्य का जो बाहरी सरफेस होता है उसी टाइप से दिख रहा था, इसलिए उस सूक्ष्म जीव का नाम कोरोना रखा गया था। तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। कहने का मतलब कि ब्रह्मांड में तो बहुत सारे ताराएं हैं, लेकिन विस्फोटित तारा जो होता है उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ पे जो है, डी पे जो है ना।
ऑप्शन नंबर डी पर जो स्थित है अभिनव तारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब यह आंसर क्यों होगा ये भी हम बता देते हैं। देखिए, धूमकेतु पुच्छल तारा को कहते हैं, ठीक है ना, तो ये तो होने से रहा। उल्का, समझ रहे, उल्का किसे कहते हैं? हमारे पृथ्वी पर कोई सौरमंडल का कोई भी टुकड़ा, पत्थर या चट्टान, मतलब कोई भी सौरमंडल का कोई भी पदार्थ जो कि मेटल का ही होगा या कुछ भी हो सकता है, अगर वो हमारे धरती पर आता है, ठीक है ना, तो हमारे धरती को चारों तरफ से क्या घेरे हुआ है? वायुमंडल। और ये वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत है, लगभग 1000 किलोमीटर है, और उसमें क्या है? हवा भरा हुआ है। और जब ये बाहरी पिंड जब हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, ठीक है ना, तो मतलब वो एक तो उतना दूरी से आ रहा है और इतना तेज हमारे पृथ्वी के मतलब वातावरण में इंटर करता है कि उस तेज घर्षण की वजह से क्या होता है? उस पिंड में, मतलब उस वस्तु में आग पकड़ लेता है और वह जलते हुए पृथ्वी तक आकर के गिरता है, जिसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है ना। तो उल्का पिंड भी समझ ही गए, यहाँ पर बात हो रही है तारा की, तो ये भी नहीं होगा। क्लार्क, ये क्लार्क के बारे में मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। वैसे एक क्रिकेटर हुआ करता था हम लोग के जमाने में, माइकल क्लार्क, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था, बहुत स्लेजिंग करता था, तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अभिनव तारा किसे कहते हैं ये भी जरा हम लोग समझ लेंगे। मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है विस्फोटक तारा, ठीक है ना। अब ये विस्फोटक तारा कैसे होता है? यानी कि कोई भी सूर्य, ठीक है ना, यानी कि जितने भी तारे हैं वे सभी क्या है? वे सभी सूर्य है, बल्कि हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है, यानी कि तारा इज कॉल्ड सूर्य, या सूर्य को तारा कहे, दोनों बात सेम ही है, ठीक है ना। सूर्य हमको बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे सबसे करीब का है, और बाकी जो तारा है ना वो इतने दूरी पे है कि मतलब इतने दूरी पे है कि हमें एकदम छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। लेकिन यही सूर्य जब अपने आखिरी स्टेज में चले जाते हैं, कहने का मतलब कि जब उसके अंदर का एनर्जी खत्म हो जाता है, एनर्जी गलत बोल दिया, मतलब उसके अंदर का जो ईंधन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाता है? अपने मरण अवस्था में चले जाते हैं, आखिरी स्टेज में चले जाते हैं, और आखिरी स्टेज में जाने के बाद क्या होता है? उसमें फैलाव होने लगता है, और सूरज का जब उसके अंदर का मतलब ईंधन जब खत्म होने लगता है तो क्या हो जाता है? मतलब वह धीरे धीरे लाल होने लगता है, और लाल होकर के क्या होता है? उसमें विस्फोट हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्फोटक तारा कहते हैं या अभिनव तारा कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन था हम लोग का डी, हम लोग डी को देखे थे, क्या हो जाएगा? अभिनव तारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है जेएल बेयर्ड, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। चलिए हम सबके बारे में बारी बारी से समझते हैं किन लोगों ने कौन कौन से काम किए हैं। वैसे ऑप्शन इसका हो जाएगा ग, कोपरनिकस साहब ने क्या किए थे? हमारे सौर प्रणाली का खोज किए थे। लेकिन बाकियों के बारे में भी समझ जाते हैं। गैलीलियो साहब जो थे वो एक बहुत ही बड़ा दूरबीन का मतलब आविष्कार किए थे, और उन्होंने क्या किया था? दूरबीन से सभी ग्रहों को देखता था कि सभी ग्रह क्या कर रहा है? घूम रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, बाकी सभी अलग अलग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है ना। जेएल बेयर्ड, इन्होंने टीवी का निर्माण आविष्कार किया था। क्या जेएल बेयर्ड ने क्या किया था? टीवी का आविष्कार किया था। कोपरनिकस साहब, इन्होंने ही सौर प्रणाली को पूरे एक साथ डिस्कवर किए थे, खोज किए थे, इसलिए यह क्रेडिट किनको जाता है? कोपरनिकस को। और केपलर, इनके बारे में भी जानते हैं, ये भी बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे। इन्होंने भी फिजिक्स के क्षेत्र में अपना बहुत सारा योगदान दिए हैं, और ज्योग्राफी में भी, कहने का मतलब कि सौर मंडल में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्या किया था? ग्रहों के गति के बारे में थीसिस दिया था। ग्रह कैसे गति करते हैं, उसका स्पीड, जैसे कोई भी ग्रह हमारे सौर मंडल का मतलब सूर्य मुखिया है हमारे सौर मंडल का, और कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाता है वह दीर्घवृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्तीय मतलब जैसे ये सूरज है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे वृत्तीय पथ। ये क्या है? गोला आकार में चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। अगर ये हमारा पृथ्वी हो जाए तो यह कैसे चक्कर लगाएगा पृथ्वी का? गोलाकार में। तो ये नहीं, ये इन्होंने बताया था कि यह गलत है। इससे पहले एक और विद्वान थे जिनका नाम था टॉलमी। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है वह बीच में है और सूरज चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं,
और सारा लोग, मतलब ये तो कोई खोज नहीं, ये तो मतलब कोई भी लोग जब जन्म लेते हैं उनको तो यही लगता है कि हमारा पृथ्वी क्या है, बीच में है, और सूरज दिन रात उसके क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो मतलब ये कोई खोज थोड़ी नहीं है, तो टालमी था, बकलोलबा था ही, झूठ सच बोल के चला गया, लोग उसको विद्वान मान लिया। लेकिन बाद में आए केपलर साहब, उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है ना वह रुका हुआ नहीं है, वह क्या कर रहा है, सूरज का चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के अलावे और भी जितने भी बहुत सारे ग्रह हैं, मतलब हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह था, अब 8 हो गया है, प्लूटो को हटा दिया गया है। उन्होंने जब बताया था उस समय उन्होंने ये थीसिस दिया था कि सभी ग्रह वो क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। और चक्कर कैसे लगा रहा है, तो वृत्तीय पथ पे नहीं लगा रहा है, बल्कि दीर्घ वृत्तीय पथ पे लगा रहा है। ठीक है, तो हम लोग सभी के बारे में समझ गए बारी बारी से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य का, मतलब सॉरी, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। देखिए एक देश है नॉर्वे, ठीक है ना, ये यूरोपियन देश है, और यूरोप कहाँ है, हमारे पश्चिम में है, लेकिन पश्चिम और उत्तर के साइड में भी आ जाता है। इसको आप लोग ऐसे समझिए, हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है ना, उत्तर में है और पूरब दिशा में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पूरब बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर दिशा बोलेंगे, इसको दक्षिण दिशा बोलेंगे, ठीक है ना। हमारा भारत कहाँ है, उत्तर में है और पूरब में है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे पूरब और उत्तर भाग में, तो पूरब उत्तर, उत्तर पूरब या पूर्वोत्तर। इसको पश्चिम उत्तर, अगर इस एरिया को अगर हमको बोलना होगा तो पश्चिम उत्तर या पश्चिमोत्तर बोलेंगे, ठीक है। इसको दक्षिण पश्चिम, इसको पूर्व पूर्व दक्षिण, इस तरह से हम लोग डिकोड करते हैं क्या, ठीक है ना। तो यूरोप कहाँ है, ये पश्चिम में है, और पश्चिम में नीचे है नहीं, ये इस साइड में है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको टोटल पृथ्वी मान ले तो भारत कहाँ है, इसको हम लोग विषुवत रेखा मान लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेटर मान लेते हैं, तो इक्वेटर से ऊपर है भारत। और यह जो देश है यूरोप, ठीक है ना, ये यूरोप कहाँ हो गया, तो ये तो पश्चिम में है, और पश्चिम में भी कहाँ है, सबसे ऊपर में है। ये कहाँ है, उत्तर के साइड में, यानी कि ध्रुव के करीब में है। और आप लोग जानते हैं कि ध्रुव पे क्या होता है, ठंडा होता है। अब ठंडा क्यों होता है ये भी हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे, फिलहाल क्वेश्चन पर सीधा आते हैं। क्वेश्चन था कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय, देखिए पृथ्वी हमारा चपटा है, ठीक है ना, और यह सूरज का चारों तरफ चक्कर लगाता है। और होता क्या है कि नॉर्वे एक देश है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे उत्तर में सबसे ऊपर में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों एक साथ आ जाते हैं। इसको स्कैंडिनेवियाई देश भी कहा जाता है, जिसमें सबसे टॉप पर क्या है, नॉर्वे है। मतलब इन सभी देशों में क्या है, नॉर्वे को अगर आप लोग मैप में देखिएगा तो ये आपको सबसे ऊपर की ओर क्या होगा, आपको दिखाई पड़ने वाला है। अब बात यह है कि हमारा पृथ्वी जो है सूरज का तो डेली चक्कर लगा ही रहा है। अब चक्कर लगाने में कभी कभी होता क्या है ना कि हमारा सूरज एकदम कहाँ चला जाता है, उत्तर की तरफ चला जाता है, उत्तरायण में चला जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये है सूरज, ठीक है, और एकदम उत्तर में चला गया तो यह सूरज अब कहाँ आ जाएगा, तब अब ये सूरज कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पृथ्वी हमारा यहीं पे था, ठीक है ना, दक्षिण में था, लेकिन होते होते कहाँ चला गया, उत्तर में चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सूरज की रोशनी सीधा तो यहाँ पहुंचेगी नहीं, दक्षिण ध्रुव में क्या हो जाएगा, एनी टाइम क्या होगा, सूरज दिखाई देगा, है कि नहीं। और बाकी दिन रात इधर होते रहेंगे, विषुवत रेखा इसके आसपास में क्या होता है, दिन रात होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, दिन एनी टाइम होगा, क्योंकि पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पे भी तो घूम रहा है ना, तो यहाँ पर दिन रात होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 6 महीना एकदम दिन ही होगा। लेकिन यही हमारा पृथ्वी अगर एकदम नीचे आ जाए, ठीक है ना, देखिए पृथ्वी को हम लोग नीचे नहीं, सूरज को ऊपर ले जाते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। वैसे इधर उधर चक्कर पकड़ तो हमारा पृथ्वी करती है, क्योंकि पृथ्वी ही क्या करती है, चक्कर करती है, चक्कर लगाती है सूरज का। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है कहाँ चला गया है, मान के चलते हैं हम लोग का कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, पृथ्वी इस तरह से मूव करेगी, यहाँ से
टोटल मूव करेगी तो यहाँ पर तो दिन और रात होगा, क्योंकि इस वाला एरिया में क्या होगा, इतना दूर दिन होगा और इधर रात होगा। लेकिन यही जब घूमेगी तो इधर दिन हो जाएगा और ये वाला एरिया इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर रात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एनी टाइम पड़ता रहेगा ना, यहाँ पर क्या होगा, एनी टाइम सूरज का रोशनी क्या पड़ेगा, मतलब दिखाई देगा, ठीक है ना। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे 6 महीना के लिए क्या हो गया, दिन हो गया। मतलब 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। मतलब ऐसा होता नहीं है, सूर्योदय होता है थोड़ा देर के लिए जब सूरज दक्षिण में चला जाता है, और सूर्यास्त होता है थोड़ा देर के लिए होता है, आधा घंटा 15 या 20 मिनट के लिए होता है जब सूरज इस तरफ होती है, मतलब एकदम थोड़ा देर के लिए होता है। लेकिन अब सवाल है, हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं कि यह कब होता है, ठीक है ना। ये तो कंसेप्ट था कि ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात क्यों होता है, हमारा सारा फोकस तो उधर चला गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्वे जो देश है, यहाँ अर्धरात्रि के समय भी क्या होता है, सूरज चमकता है। तो जब सूरज रात्रि में भी चमकता है तब वह कौन सा डेट होता है। अब हमको लगता है कि क्वेश्चन समझाने के लिए हमने जो पृष्ठभूमि जो भूमिका बांधी थी वह जाकर के अब कहीं सफल हो रहा है। अब सवाल सुनिए, अब इसका जवाब सुनिए। अभी क्या है दोस्तों, तो अभी गर्मी का मौसम है और हम लोग देखते हैं यहाँ से तो सूरज किधर की तरफ हम लोग को दिखाई पड़ती है, इधर या इधर, मतलब कहने का मतलब इधर दक्षिण हो गया, इधर उत्तर हो गया। तो अभी एकदम गर्मी का मौसम है और हम लोग को सूरज किधर ज्यादातर दिखाई देता है, तो उत्तर के साइड में, ठीक है ना। मतलब पूरब में ही सूरज तो पूरब में ही उगता है और पश्चिम में ही डूबता है, लेकिन पश्चिम और पूरब के अलावा भी सूरज उत्तरायण और दक्षिणायन, क्या इस तरफ भी सूरज होते रहते हैं। कहने का मतलब सूरज नहीं होते हैं, होता तो पृथ्वी है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए इस तरह का मतलब वर्ड्स का प्रयोग कर लेते हैं। तो सूरज अभी कौन से दिशा में है, तो उत्तरायण में है। और देखिए नॉर्वे जो है वो भी कहाँ है, उत्तर में है। हम लोग के यहाँ तो रात हो जाएगा, लेकिन नॉर्वे में थोड़ा देर के लिए क्या होगा, मतलब सूरज डूबेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि अर्धरात्रि में यानी कि 12 बजे जो भी थोड़ा देर के लिए क्या होता है, सूरज अस्त होता है, वो भी वहां नहीं होगा। तो वह डेट कौन सा होगा, आप ही बताइए। वह डेट हो जाएगा दोस्तों 21 जून, क्योंकि 21 जून को क्या होता है, दिन बड़ा होता है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, इसका सारा पीडीएफ फॉर्मेट में इसका सारा जो है ना, आपको ये अपेक्स इंग्लिश क्लासेज ऐप पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और अपेक्स इंग्लिश क्लासेज नाम से ऐप होगा, उसको आप लोग डाउनलोड कीजिए और लॉगिन कीजिए। और बीपीएससी नाम से एक फाइल बना होगा जिसमें आपको ये सारा का सारा पीडीएफ विद आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बीच के दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। खगोलीय दूरी बहुत सारा होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है, प्रकाश वर्ष होता है, पार्सेक भी होता है क्या। लेकिन खगोलीय एकक, खगोलीय इकाई की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग किसको ले, सूरज और चांद को ले, सूरज और मंगल को ले, किसको ले ले, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे सन हो गया, ठीक है ना। तो पृथ्वी और सन के बीच की जो औसत दूरी होती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग एक खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी और सन के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई, खगोलीय एकक कहते हैं। अब पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी होती कितना है, तो दोस्तों यह होता है 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। बड़ा सिंपल है। अच्छा देखिए एक और बात हम यहाँ पर मतलब कह देना चाहता हूँ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, क्या वो एग्जैक्ट 15 करोड़ किलोमीटर ही होता है, आप लोग बताइए। क्या हम बोल दे 15 करोड़ किलोमीटर ये सही रहेगा, क्योंकि देखिए ये हो गया सूरज, और सूरज का दीर्घ वृत्तीय पथ में क्या करता है, चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। अच्छा बताइए जब दीर्घ वृत्तीय पथ में चक्कर लगाएगी
तो दूरी सेम कभी रहने वाला है? आप लोग जवाब दीजिए। कभी ये दूरी क्या ये सभी एक समान कभी हो सकता है? कभी बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, कभी करीब आ जाएगा, कभी दूर हो जाएगा, कभी पास आ जाएगा क्या? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक औसत दूरी को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं कि लगभग इतना दूरी होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 15 करोड़ ही क्या करते हैं, 15 करोड़ ही क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। वैसे होता है 14 करोड़ 90 लाख, 14 करोड़ 93, 14 करोड़ 77 लाख, 73 लाख। ये भी पढ़ाएंगे। जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी जब सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है तो उसे हम लोग अपसौर कहते हैं। सबसे करीब आ जाता है तो इसे हम लोग उपसौर कहते हैं। ये भी अगला क्वेश्चन आएगा, उसको समझा देंगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात होता है, एकदम अगर हम बोले कि नहीं 14 करोड़ होता है एग्जैक्ट, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो थोड़ा सा कम जाएगा, यहाँ पर आएगा तो और फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्या। तो एग्जैक्ट तो रहने वाला है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, लगभग मान लेंगे 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है ना। कभी कभी 15 से ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन हम लोग औसत 15 ही मानते हैं, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय एकक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे और ऑप्शन क्या था, इसको भी देख रहे हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी या ए था, इसको हम लोग अपना आंसर ठीक करेंगे। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, ये गलत है, ये नहीं होगा। पृथ्वी तथा बृहस्पति का, भाई पृथ्वी और बृहस्पति का हम लोग मान के करेंगे क्या, वो हमारे किसी काम का थोड़ी ना होने वाला है। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, अगर हम लोग पृथ्वी से सूर्य पर जितना देर में पहुंचते हैं, अगर हमको यहाँ से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने पृथ्वी और सन के बीच की दूरी को क्या करेंगे, उस तरह से काउंट कर लेंगे, उस तरह से मल्टीपल करके समझ लेंगे कि हमको पृथ्वी से सूर्य पर जाने में इतना समय लगा, तो उस ग्रह पर जाने में कितना समय, मतलब थोड़ा हम लोग को आसानी होगा क्या। प्लूटो और शुक्र, भाई प्लूटो तो है ही नहीं, इसको लेके क्या करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ हुआ, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ, मतलब कि रात वाला सूर्य। अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। संध्या का प्रकाश, नहीं भाई मध्य रात्रि की बात हो रही है यहाँ पे, संध्या को हम लेके क्या करें, उदयमान, उदयमान का मतलब होता है उगता हुआ, मध्य रात्रि से इसका भी कोई रिलेटेड नहीं है। बहुत चमकदार चंद्रमा, नहीं भाई, थोड़ा सा तो लग रहा था, लेकिन आगे भी देख लेते। सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, इसको बोलते हैं मध्य रात्रि, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए थे, पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें, कि सूर्य के नाभिक में क्या होता है, हाइड्रोजन, मतलब सूर्य का ईंधन जो होता है, सूर्य अपने ईंधन से क्या होता है, मतलब चमकता है। सूर्य के अंदर में जो भी उष्मा है, ऊर्जा है, प्रकाश है, वो क्या है, सूर्य के ईंधन के कारण है। तो सूर्य के ईंधन के रूप में क्या चीज का इस्तेमाल होता है, सूर्य के ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हीलियम ये क्या है, ये दोनों मिलकर के क्या करता है, नाभिकीय, ये दोनों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जिससे क्या होता है, सूर्य के अंदर में विशाल ऊर्जा और मतलब उष्मा और प्रकाश रिलीज होता है सूर्य के अंदर से, ठीक है ना। तो अब सवाल है कि हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है और हीलियम कितना परसेंट होता है, क्वेश्चन यही कर रहा है। ये दोनों के मिश्रण में क्या है, हाइड्रोजन कितना और हीलियम कितना है। तो सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन का परसेंटेज है 75 और हीलियम हो जाता है 24%, ठीक है ना। 1% और भी होता है कुछ, और सभी गैसेज भी होती है, ठीक है ना। लेकिन 75% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हो जाएगा और हीलियम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24% हो जाएगा। 1% में अन्य गैसेज भी आ जाएंगे, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन में उष्मा बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत अधिक ताप उसमें रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, बड़ी आसान क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा है। हम लोग सिर्फ आंसर को डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, आंसर के साथ सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं। सबसे पहले अभी जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सब किसी न किसी स्टेट पीसीएस में या बीपीएससी में या आईएएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। वो सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उठाया है, और इसके बाद और भी एसएससी
रेलवे जितने भी विभाग है, जिसमें भी एग्जाम, जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जाम के सौर मंडल से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो अगर हम इसका अच्छा से डिस्कशन कर रहे हैं और आप इसको अगर अच्छा से सुन लेते हैं, तो मान के चलिए आपके सौर मंडल से कोई भी क्वेश्चन आएंगे, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा नहीं। और दूसरी बात है कि हम लोग का समय भी तो, हम लोग के पास समय भी तो बहुत कम है ना। ये बीपीएससी हम लोग का एग्जाम कंडक्ट करा रही है, बताइए आप लोगों को, लोग 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर इसका हम लोग पूरा फुल सिलेबस अगर बढ़िया से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, तो क्या आपको लगता है 3 महीना में ये कवर हो पाएगा? असंभव है, मतलब इम्पॉसिबल कह सकते हैं। 6 महीना, साल भर तो बच्चा लोग यही पता करने में लगा देता है कि हमको पढ़ना क्या है। अगर हम लोग एक एक चैप्टर को बढ़िया से अगर पढ़ेंगे तो 3 साल लगेगा, ठीक है ना, बीपीएससी को क्रैक करने में। और 3 साल में हम लोग बीपीएससी करके वीडियो ना बन जाए, क्या जरूरी है टीचर में ही रहने का, है कि नहीं? आप लोग वैसे खुद समझदार है क्या, है कि नहीं दोस्तों? देखिए बीपीएससी वैसे बहुत इजी है, ठीक है ना, कुछ भारी नहीं होता है, वैसे कुछ भारी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग को इसमें यह ध्यान देना है कि हमको बीपीएससी निकालना है, ठीक है। और बीपीएससी में देखिए इसका सिलेबस तो बहुत पहाड़ है, ये तो पता ही है आप लोगों को, बहुत इसका लेवल भी टफ होता है, लेकिन हम लोग भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं। देखिए होता क्या है ना कि हम लोग एग्जाम में कभी कभी जाते हैं तो पता चलता है क्या कि अरे बड़ी इजी क्वेश्चन था, फालतू ही इतना पढ़ाई को पहाड़ बनाए हुए थे। अरे बताओ तो, देखो तो इतना ज्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आ गए। थोड़ा अच्छा से पढ़े रहते तो क्या होता, मतलब हम तो पूरा निकाल ही लेते, ये सब क्वेश्चन तो जानते ही थे, बस थोड़ा सा पढ़ने की देरी थी, लेकिन पढ़े नहीं। तो देखिए होता है एग्जाम बिल्कुल ऐसा ही, कुछ भारी नहीं होता है। होता क्या है जानते हैं, लोगों को ना एक मतलब हवा बना दिया हुआ है कि ये बीपीएससी करना है तो बहुत पढ़ना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बीपीएससी में पढ़ना क्या है ये बड़ी बात नहीं है, बीपीएससी में छोड़ना क्या है यह बड़ी बात है, ठीक है ना। मतलब बहुत सारा है, अगर आप बीपीएससी की किताब उल्टाइएगा ना तो लगेगा, मतलब पहला दिन आप देखिएगा ना तो देख के ही कहिएगा कि रहने दो भैया हमसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप उठाते हैं तब आपको पता चलेगा अरे देखो क्वेश्चन तो बड़ा ईजी है। यकीन मानिए कभी आप बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए, उसमें से आप 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में लगेगा आपको क्या कि थोड़ा सा पढ़ा जाए तो वो भी निकल जाएगा। तो कहाँ भारी है, बीपीएससी में प्री तो सबका निकल जाता है, जो थोड़ा भी कंसेस होते हैं वो। मेन प्रॉब्लम होता है उसका जो मेंस होता है ना, उसमें लिखना होता है और उसके लिए स्पेशल क्लास करना पड़ता है, और सारा खेल जो है ना उसी का होता है। प्री तो कोई भी निकाल लेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप भी, जो मेन वाला जो बीपीएससी होता है ना 67वीं 68वीं, वो आप भी निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ ये रहता है ना कि छोड़ना क्या है, पढ़ने के लिए तो पूरा सागर है। आप उसमें गोता लगाइएगा ना तो एक मतलब 3 महीना में ना सिर्फ आपका एक, मतलब सिर्फ एक तो जो विषय होगा ना उसका आप 10% भी नहीं कवर कर पाइएगा। यकीन मानिए, आप एक बार कभी कोशिश करके देखिएगा। 3 महीना तो छोड़िए, आप 6 महीना में ना सिर्फ एक मतलब एक विषय आप नहीं कवर कर पाइएगा ठीक से, अगर पूरा डिटेल में जाइएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश, इससे पहले हमको लगता है एक और क्वेश्चन होगा, ये था, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? देखिए चंद्रमा हमारा क्या है, पृथ्वी का क्या है, ये कहाँ चला गया, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा तो उपग्रह है, हम सब लोग जानते हैं क्या है चंद्रमा, उपग्रह है। तो इसको हम लोग आंसर बना दे, नहीं। शुक्र, शुक्र क्या है, तारा है, ये 8 ग्रह में आता है, यह भी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, हम लोग रहते हैं, क्या पृथ्वी को भी हम लोग एक तारा मान ले क्या? तो फिर सूर्य क्या कहलाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, सूर्य हम क्या है, तारा है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन गैस है? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कशन किया, हाइड्रोजन के अलावा एक और गैस है, हीलियम है। मेन क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है, हाइड्रोजन है और क्या है, हीलियम है। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का समय लेता है? ठीक है ना, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। सूरज का प्रकाश, ठीक है ना, कहने का मतलब है कि सूर्य पर तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है और इससे उष्मा और प्रकाश दोनों निकलती है। अब कहता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक पहुंचने में कितना वक्त लेता है।
ठीक है ना, मतलब कितना टाइम लेता है, कितना समय लेता है, ठीक है ना। देखिए हमारे सूर्य के प्रकाश की, मतलब दुनिया में जितने भी चीज है, अगर कोई चलता है तो उसका क्या होता है, स्पीड होता है, मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, चाल होता है। अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको चाल कहते हैं, मतलब एक निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल होता है। और वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्ट सीधा ट्रेवल करे उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। ये था फिजिक्स का। लेकिन सूर्य का प्रकाश भी तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ही करता है ना, और एकदम सीधी रेखा में, मतलब सीधी दिशा में। तो सूर्य के प्रकाश का क्या हो जाएगा, चाल होगा या वेग होगा। अगर फिजिक्स की भाषा में कहे तो उसका वेग हो जाएगा। और यह कितना समय लेगा, मतलब किस वेग से पहुंचता है, पहले तो हम उसको डिस्कशन करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है ना, या वेग कहिए, वह है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि सूर्य की प्रकाश 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 3 लाख, 5 को जीरो है, हाँ, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है ना। और हम लोग अभी बताए हैं कि पृथ्वी से सूरज की औसत दूरी कितना है, 5 नहीं 15 करोड़ किलोमीटर। तो समय तो निकाल ही सकते हैं ना। जैसे ये हो गया चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल है 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर, यानी 3 लाख किलोमीटर चाल हो गया। और दूरी तो हम लोगों को पता ही है कितना होता है, 15 करोड़। क्या को जीरो डालना होगा इस पर, दाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब जरा हो गया। चलिए अब सही है। क्या ये तमाशा, ठीक है। अब समय तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, उल्टा हो गया, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 15 करोड़ किलोमीटर, और और चाल कितना हो जाएगा, चाल है 3 लाख किलोमीटर। चलिए थोड़ा मैथ मैथ हम लोग खेल लेते हैं, मैथ भी पढ़े हुआ बहुत दिन हो गया। 3 जीरो से इस 3 जीरो को हटाइए, 3 से इसको काटिए, थोड़ा सा अरे यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। ये दूरी, समय तो, दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर था ही, ठीक है ना, मतलब ये किलोमीटर में है। और यहाँ पर चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है ना, क्या क्या, हाँ। तो देखिए ये किलोमीटर में, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा। ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, वैसे निकाल के हम अभी आपको बता ही देते, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में और सीधा आ जाते हैं आंसर पर। 8 मिनट 3 सेकेंड का वक्त लगता है, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। सोचिए सूरज की प्रकाश जो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चली जाती है, उसको सूरज से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट और 3 सेकेंड। और अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मतलब प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड, ठीक है। देखिए 1.3 सेकेंड, मिनट नहीं बोले हैं, ठीक है, बहुत पास में है चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, सूरज के सबसे पास, सबसे पास, सूरज के सबसे पास, सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है, चलिए देखिए। ये हो गया मेरा सन, ठीक है। अच्छा चलो जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। देखिए ये हो गया सन, सूरज के सबसे करीब बुध हो गया, ठीक है ना, मरकरी, उसके बाद वीनस, वीनस मतलब शुक्र, उसके बाद अर्थ, इसके बाद मार्स मतलब मंगल, उसके बाद
जुपिटर, बीच में क्षुद्र ग्रह है, उसके बाद में सैटर्न, उसके बाद में अरुण वरुण, ठीक है ना। तो सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो मरकरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई बात नहीं है, हमारे सर लोग समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बुध ग्रह, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, पेन एनी टाइम यहीं पे रहता। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है? बड़ी कम समय में कर रहा है, तो पता ही होगा। जो सबसे पास होगा वो सबसे जल्दी क्या कर लेगा? चक्कर लगा लेगा। तो ये अभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पास में कौन था? बुध ही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मतलब कौन सी ग्रह है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है या शनि है, जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं हैं? चंद्रमा में कलाएं क्या होती है? तो चंद्रमा में मतलब 14 कलाएं होती है। मतलब 14 दिन तक क्या होता है, वो अपना क्या करता है? रंग बदलता है, ठीक है ना। राम जी में 12 या 14 कलाएं थे, ऐसा हमने कहीं सुना था। और कृष्ण भगवान में 16 कलाएं थे, यानी कि वो 16 तरह का उनमें क्या था? गुण था, ठीक है ना। नहीं है, आई एम कंफर्म। ओके ओके, चलो ठीक। हाँ, तो कहता है क्वेश्चन है कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो दोस्तों बुध जो है ना, हम लोग बुध को भी कटा हुआ और बढ़ा हुआ ऐसा हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक बहुत बड़ा दूरबीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे नहीं दिखेगा। मतलब चंद्रमा की तरह ही इसमें क्या होते हैं? गुण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो देखिए, पृथ्वी के सबसे करीब में जो ग्रह है बुध, ठीक है ना, उस पर कभी चंद्रमा यानी कि उसका उपग्रह हुआ करता था, लेकिन सूरज खुद ही इतना बड़ा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या किया? चंद्रमा के मतलब बुध का जो चंद्रमा था उसको अपने ओर खींच लिया, और उसके बाद में बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। और उसके अलावा शुक्र भी है, मतलब बुध के बाद शुक्र आता है, तो शुक्र का भी अपना चंद्रमा यानी कि अपना उपग्रह नहीं है। उसके अलावा बाकी सभी ग्रह उसके पास है। पृथ्वी के पास एक है, मंगल के पास 2 है, फोबोस और डिबोस। बृहस्पति के पास बहुत ज्यादा है, शनि के पास बहुत ज्यादा है। अगर बात किया जाए सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ये तो हो गया बुध ग्रह है, ठीक है ना। सौर मंडल में कौन कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मतलब कौन कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? पृथ्वी जितना बड़ा है सूरज का, मतलब पृथ्वी की जितना बड़ा है, कहने का मतलब सेम पृथ्वी के आकार का है। तो मरकरी बहुत छोटा हो गया, मार्स, मंगल, मतलब मंगल यह पृथ्वी से छोटा ही है। वीनस शुक्र जो है ना, वह लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा इसको कहा गया। पहला ही क्वेश्चन था शायद, ठीक है ना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह जो है वह क्या है? सबसे ज्यादा चमकीला है। शुक्र क्या है? सबसे ज्यादा चमकीला है। बृहस्पति तो बहुत दूर में हो गया। मंगल भी नहीं है, मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। और लाल ग्रह क्यों बोला जाता है पता है आपको? क्योंकि उसका मिट्टी जो है ना रेड कलर का है, कार्बन ऑक्साइड, सॉरी हाँ, आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल ग्रह का सरफेस क्या है? वो रेड दिखता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? मतलब पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का, पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी कि सबसे निकट क्या है ग्रह, वह कौन सा है? तो हमको तो पता करना पड़ेगा कि पृथ्वी के आसपास में कौन ग्रह है। जैसे यहाँ पर हो गया सन, उसके बाद हो गया मरकरी, उसके बाद क्या है? वीनस, उसके बाद में क्या है? हमारा अर्थ, और उसके बाद मार्स यानी कि मंगल। अब देखिए, सबसे पृथ्वी के निकट वाला ग्रह पूछ रहा है, तो हमको तो इसी दोनों में ना डिसाइड करना पड़ेगा कि इस दोनों में सबसे करीब कौन है। क्या लगता है आपको सबसे करीब कौन होगा? ये नहीं होगा, ये मेरा, ये हमारे वजह से हम इसको करीब कर दिए हैं। मतलब सबसे करीब में क्या है? शुक्र है, ठीक है ना।
पृथ्वी के सबसे करीबी पूछ रहा है तो दो ही होगा, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है, तो मार्स थोड़ा दूरी पर है, ठीक है ना। करीब में कौन आ जाता है, विनस, यानी कि शुक्र ग्रह। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। औरों के बारे में देख ले क्या, अरे मंगल के बाद पड़ेगा ये, तो इससे अच्छा बुध, सॉरी, मंगल के बाद पड़ता है बृहस्पति, ठीक है ना। तो बृहस्पति होगा तो उससे अच्छा मंगल क्यों नहीं हो जाएगा। हमारा आंसर क्या था, शुक्र होगा। चलिए आगे है सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा को ही क्या कहा जाता है, विस्फोटक तारा या अभिनव, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विस्फोटक तारा, ठीक है। ब्लैक तारा नहीं होता है, ब्लैक होल होता है, ग्रहिक पता नहीं जानता। पुच्छल तारा धूल कणों का एक समूह होता है हमारे सौरमंडल में, जिसको हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। अब उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, तो सवाल होगा कि दक्षिणी का भी कोई ना कोई किया ही होगा क्या। देखिए दो आदमी हैं जिन्होंने, एक ने उत्तरी ध्रुव का खोज किया और एक ने दक्षिणी ध्रुव का खोज किया, और हमको उम्मीद है कि आपको उस दोनों का नाम भी क्या होगा, पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग कंफ्यूज होइएगा। उत्तरी ध्रुव की खोज वैसे हमको पता है रॉबर्ट पियरी ने किया था, और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने किया था, लेकिन कंफ्यूजन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज एमंडसन ने किया था या रॉबर्ट पियरी ने किया था। तो बड़ा सिंपल है, हम लोग ना देखिए उत्तरी र से रॉबर्ट पियरी याद रखेंगे, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। अब क्वेश्चन आ जाएगा अगला कि दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया था, तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी तो कर ही ली है, अब बचा दक्षिणी, उसको कौन कर लेगा भाई, उसको कर लेगा एमंडसन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है। देखिए इससे पहले दो तीन क्वेश्चन पहले था कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ग्रह मतलब हमारे सौर मंडल में जितने भी मतलब 8 ग्रह है उसमें से पूछा गया था, और खगोलीय पिंड कह रहा है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, क्वेश्चन अगर बाय द वे आता है समझना भी तो जरूरी है ना, सिर्फ आंसर बोल देने से तो काम चलेगा नहीं क्या, क्योंकि हम लोग को पता है कि आप बाद में कितना पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पता है हमको, नहीं पढ़िएगा, जो है सो वीडियो ही देखिएगा, उसके बाद कोई देखिएगा नहीं। देखिए छत पे जाइए, नजर को ऊपर उठाइए, ऊपर आपको जो दिखाई देगा वो सब क्या है, खगोलीय पिंड। सूरज, चांद, तरमा, चांद, तारा, ग्रह, नक्षत्र जितने भी है वो सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। हम लोग जब बाहर निकलते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान में जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी क्या है, खगोलीय पिंड है, ठीक है ना। सूरज क्या है, खगोलीय पिंड है। चंद्रमा, शुक्र, ये सब क्या है, ये सब खगोलीय पिंड है। लेकिन कहता है कि पृथ्वी के सबसे करीब का कौन है, तो बताइए पृथ्वी के सबसे करीब सूरज होगा, चंद्रमा होगा, शुक्र होगा, कौन होगा, सूरज। पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है अभी, सबसे करीब तो वही हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सूरज का चक्कर लगा रहा है वही ना सबसे पहले होगा क्या। सूरज का जो चक्कर लगा रहा है, उसके बाद में शुक्र हो जाएगा, उसके बाद में और भी बहुत सारे ग्रह हो जाएंगे क्या, सूर्य भी है तो वो दूरी में है कि नहीं। सबसे करीब चंद्रमा, चंद्रमा के बाद अगर किसी का नंबर आएगा तो शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद उधर जो चारों ग्रह है उस चारों को आप क्या कर सकते हैं, लाइन से नाम ले सकते हैं अगर दूरी की बात किया जाए तो। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं, क्वेश्चन है कि तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। क्या कह दिया ये क्वेश्चन, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं या दिखते हैं। देखिए पूरा ब्रह्मांड जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है, सूर्य जो है मतलब नहीं, पृथ्वी जो है वह सूर्य की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो ये तो कर रहा है,
लेकिन इसके वजह से थोड़ी ना सारा तारा पश्चिम की ओर दिखाई देगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। ये तो ये तो ऑप्शन ही गलत है दोस्तों, ये तो ऑप्शन ही गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी जो है ये किधर की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए सूरज का पूर्व में उगना हम लोग को दिखाई देता है और ज्यादा तारे जो है हम लोग को पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। इसका भी मुख्य कारण यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? कहने का मतलब है नीला ग्रह किसे कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी मतलब अपना मन से नहीं डाले इस सब क्वेश्चन को। ये सभी क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन निकालिए, ठीक है ना। उसमें देखिए इसी समय से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। किसको टिक लगाते बताइए, आप ही लोग, आप ही लोग जवाब दीजिए, किसको टिक लगा दें। किसको टिक लगा दें, इसको या फिर इसको? इसको आप लोग अपना मन से टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना। चलिए वैसे बता देते हैं, पृथ्वी को सब अधिक जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रह कहा जाता है या फिर नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले डिस्कशन किया था, इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं आप पूरा वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा ना, तो आप एक क्वेश्चन से अगर कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो आप 3 4 5 क्वेश्चन भी यूं ही बना सकते हैं। हमने इससे पहले थोड़ा देर डिस्कशन किया था, जैसे यहाँ पर दूरी के हिसाब से अगर बात किया जाए, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, तो यहाँ पर क्या हमने बताया था, ये वीनस ग्रह को बताया था, यानी कि सबसे पास में कौन है, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है। तो हमने एक मतलब एक उलझन हो गया था कि वीनस होगा या फिर मार्स होगा, क्योंकि इसी दोनों के बीच में है। तो यही तो क्वेश्चन है, किस दोनों के बीच में हमारा पृथ्वी है। तो ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा। बताइए, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है जानते हैं, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र इससे नहीं लिखाएगा, क्षुद्र क्षुद्र मतलब ग्रहों की क्या है, मतलब छोटे छोटे कण टुकड़े पसरे हुए हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है ना। ये नहीं होगा। शुक्र और बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति नहीं होगा, बीच में तो पृथ्वी भी आ जाता है और मंगल भी आता है। बुध और शुक्र के बीच में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। बुध के जस्ट बाद शुक्र है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, मंगल और शुक्र और मंगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? एक बात पता है दोस्तों, हमारा सूर्य का स्थिति जो है वो अभी कैसा है जानते हैं? जैसे ये हमारा सन है और सूर्य के चारों ओर क्या है, दीर्घवृत्तीय पथ में क्या करता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो अभी आप लोग सोचिए कि हमारा पृथ्वी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। आप लोग सोच रहे हो कि अभी ज्यादा गर्मी लग रहा है, सूरज जो है ना एकदम पासे में होगा, है कि नहीं, यहाँ पे होगा क्या? तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि सूरज के नजदीक और दूर होने के वजह से गर्मी नहीं लगता है पृथ्वीवासियों को, ठीक है ना। सूर्य से नजदीकी और दूरी के कारण पृथ्वी पर ज्यादा गर्मी या ठंडा ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि सूर्य जो है, सूर्य की जो रोशनी है वो कितना सीधा पड़ रहा है पृथ्वी पर या कितना तिरछा पड़ रहा है, इससे फर्क पड़ता है पृथ्वीवासियों को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि पृथ्वी जो है ना यहाँ पर ठंडा के मौसम में हम लोग का समय यहीं पे रहता है, ठीक है ना। ये सन हो गया और पृथ्वी हम लोग का ठंडा के मौसम में, ठंड के मौसम में यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी हम लोग को रोशनी नहीं मिल पाता है। अभी जून का अभी मतलब है ना, अभी मई का महीना है, लास्ट मतलब आधा जस्ट खत्म हुआ है, आज 20 मई है। यहाँ पर हम लोग का पृथ्वी अभी है, ठीक है ना। और जब जून आएगा ना वो पूरा यहाँ पर आ जाएगा हमारा पृथ्वी, ठीक है। और देख रहे हैं सबसे ज्यादा दूरी मतलब अभी ही है। लेकिन एक और बात है, सूरज का सीधा रोशनी भी पड़ रहा है एकदम, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिकतम दूरी पर कब होता है, तो 4 जुलाई को होता है, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन गलत है।
आगे बढ़ते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, आप ही लोग बताइए। पहले ही हमने डिस्कशन कर दिया था, बताने की जरूरत है क्या। देखिए 15 करोड़ किलोमीटर होता है, 14.98 भी लिखा होगा, 14.96 भी होगा, 70 भी होगा, 15 दशमलव कुछ भी होता है, ठीक है ना। मतलब बहुत जगह अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग अपना विवेक का इस्तेमाल कीजिए। हम लोग इलेक्शन में जाते हैं और विवेक पर लास्ट में सब कुछ करने के बाद छोड़ दिया जाता है। बहुत कम है, 142 बहुत कम है, बहुत कम है। ये हो जाएगा, ठीक है, लगभग 15 के करीब दिख रहा है ना ये, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्या हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। लो फिर वही क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट कौन है भाई, इस दोनों में कंफ्यूजन। पृथ्वी के सबसे करीब शुक्र और मंगल के बीच में है पृथ्वी, और बता ही दिए थे ज्यादा करीब इसके हैं, ठीक है ना। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की मौसी, पृथ्वी की सहोदर, यही है। शुक्र पर एनी टाइम, शुक्र ग्रह पर एनी टाइम क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है, इसलिए शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण मार्स को यानी कि मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन है, कंफ्यूज होइएगा मत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप मतलब है, मतलब सबसे पास में है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, चलिए इतना बताने के बाद तो आइडिया हो ही गया होगा आपको। पृथ्वी के सबसे नजदीक चांद होगा तो चांद, नहीं तो शुक्र। कोई कंफ्यूजन की बात है, ये सब रिपीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, निम्नलिखित में कौन सा तारा सबसे पृथ्वी के क्या है, समीप है। पृथ्वी के सबसे समीप का तारा ध्रुव तारा, बहुत दूर में है। अल्फा सेंचुरी नहीं, अल्फा सेंचुरी नहीं है। अल्फा सेंचुरी हमारे सूरज के बाद जो सबसे करीबी तारा है वो है अल्फा सेंचुरी, कंफ्यूजन की बात नहीं है। हमारे सूरज के बाद सबसे जो करीब तारा है वह है अल्फा सेंचुरी, ठीक है ना। ये ऑप्शन नहीं है, हमारा पृथ्वी से पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। ध्रुव तारा बहुत दूर में है, लुब्धक के बारे में हमको भी आइडिया नहीं क्या होता है। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझने वाला है, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों को याद है कि सबसे करीबी तारा तो अल्फा सेंचुरी, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से सुनिए। क्या कह रहा है, हमारे पृथ्वी से, अब बात आ गई पृथ्वी से, तो पृथ्वी के सबसे पास में सूर्य ना होगा भैया, उसके अलावा भी कोई है क्या, दो गो सूरज तो है नहीं क्या, बहुत है, 4.2 प्रकाश वर्ष किलोमीटर है, जो अल्फा सेंचुरी की बात हो रहा है, नहीं सॉरी प्रोक्सिमा सेंचुरी की जो बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। किसने सबसे पहले कहा था कि सूरज जो है वह बीच में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है। टोलेमिया बोला था। क्या बोला था, कुछ याद आया, झगड़ा लगाया था वो, बहुत बड़का वैज्ञानिक अपने आप को समझता था, लेकिन एक नंबर लोल था वो। क्या कह के गया था कि पृथ्वी केंद्र में और सूर्य परिक्रमा कर रहा है। उसके बाद में कोपरनिकस साहब आए और उन्होंने एकदम तथ्य के साथ, प्रूफ प्रमाण के साथ कहा था कि पृथ्वी क्या है, वह चक्कर लगा रहा है, अभी वो चक्कर लगा रहा है, किसका, सन का। अब पृथ्वी चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी के साथ साथ 8 गो और ग्रह है वो चक्कर लगा रहा है। न्यूटन का 3 ठो गति नियम था, फिजिक्स का फादर कहा जाता है। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया था। पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े क्या थे, जो थे वो थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इनमें से सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था, पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था। थिकेटियस नहीं, इनको जो है ना भूगोल का, इनको भूगोल का
अब्बा कहा जाता है। कहने का मतलब भूगोल का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता था। अरस्तु जो है ना वो ऑलराउंडर थे, बहुते चीज में उनका महारत हासिल था। दार्शनिक थे, चांद तारों का भी मतलब इनको बहुत ज्ञान था। सिकंदर के गुरु जी ये थे इरेस्टोथनीज, यह भी एक महान विद्वान थे और सबसे पहले इन्होंने ही जरूरी समझा कि हम क्या करते हैं, पृथ्वी के परिधि का पता लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से मतलब दोनों में कितना का अंतर है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ठीक है ना। देखिए हम लोग को पता है हमारा पृथ्वी गोल नहीं है क्या है, चपटी है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि पृथ्वी हमारा गोल है, सेब के जैसे है। कुछ लोग बोलता है नारियल के जैसे है, कुछ लोग बोलता है तरबूजा के जैसे है, कुछ लोग बोलता है लेमन के जैसे है, नींबू के जैसे है। लेकिन पृथ्वी क्या है, चपटी है ना गोल है। हम तो कहते हैं चपटी भी नहीं है, पृथ्वी क्या है, जियोड है। अब चपटी नहीं है, गोल नहीं है, तो क्या है? अच्छा एक बात बताइए, हमारा जो मुंह है वो आपको कैसा दिखता है, गोल दिखता है क्या? देखिए यहाँ पे धंसा हुआ है, यहाँ पे उठा हुआ, क्या है, मेरियाना का ट्रेंच है कि नहीं है। इधर सवाना घास का मैदान है, इधर क्या है, अमेजोन का जंगल है। गोल आपको दिख रहा है? कहीं पर धंसा है, कहीं पर पचका है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर समुंदर है, कहीं पर रेगिस्तान है। क्या कहेंगे, पृथ्वी का आकृति एक जैसा है क्या? लेकिन बहुत दूर होने के कारण पृथ्वी हमको क्या दिखता है, गोल दिखता है। लेकिन जब उसका मेजर किया गया तो पता चला कि इधर से नापे तो ज्यादा दूर, इधर से नापे ले कुछ कम हो गया। अब सवाल आता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इस 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, इसको उष्ण कटिबंधीय मतलब क्षेत्र कह देते हैं। मतलब मोटा मोटी ओवरऑल इसको क्या कहेंगे, जैसे हम लोग अगर वृत्त को पढ़ें तो ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या को डबल कर देंगे तो परिधि हो जाए, मतलब सॉरी व्यास हो जाएगा क्या, और इस पूरे एरिया को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो सवाल है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास समझ गए, और इधर हो गया ध्रुव, पृथ्वी के ऊपर सबसे उत्तर और पृथ्वी के सबसे नीचे क्या है, ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी, दक्षिणी ध्रुव की खोज बोलिए, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब कहता है कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों का कुछ ना कुछ तो लंबाई होगा, क्या होगा ना। तो उस दोनों लंबाई में थोड़ा सा का डिफरेंस हो जाएगा, और वो डिफरेंस जो होगा वह कितना होगा, क्योंकि देखने से ही लगता है यह ज्यादा है या कम है। कितना हो जाएगा बताइए, विषुवतीय दूरी जो है मतलब विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय सही लिखा। देखिए दोस्तों मेरा मेन फोकस होता है आपको समझाना, ठीक है ना। मेरा मेन फोकस क्या होता है, आपको समझाना, इसलिए इस पर उतना ध्यान नहीं जाता है। आप लोग ध्रुवीय व्यास, ठीक है ना, इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किलोमीटर। अभी दोनों का फिर गणित हम लोग खेल लेते हैं, अंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 42 किलोमीटर। ठीक है, ले 42 इसमें है, ये नहीं है। अच्छा 42 नहीं तो क्या हो गया, 43 तो है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बताना रहता है, आंसर पढ़ना रहता, सीधे बोल देते 43, लेकिन हमको एग्जैक्ट डेटा देना था। हो सकता है आगे भी आपका क्या होता, इस टाइप का क्वेश्चन आता। देखिए इसे 3 क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, आपको मालूम रहेगा ना, तो आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। ध्रुवीय व्यास बोलेगा, मालूम रहेगा ना, आप यहाँ से निकाल दीजिएगा। हमने क्या दिया है, आपको प्रमाण दिया है, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे एग्जाम में जो क्वेश्चन टाइप किया है वो भगवान सर्वे होगा, आदमी ना होगा, गलती हो सकता है, हमसे भी हो सकता है क्या।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 पॉइंट। एकदम पूरा एक्यूरेट थोड़ी ना है, कौन खिलौना थोड़ी है कि एकदम लो नाप लो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। पृथ्वी है, गर्मी में थोड़ा सा फैलियो जाता है कि नहीं, ठंडा में सिकुड़ भी आता है, ऐसा भी होता है। पृथ्वी के अंदर में क्या है, मैग्मा है, धधकता हुआ क्या है, आग है। कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है क्या। अब छोटा चीज तो है नहीं कि 2 सेंटीमीटर घटेगा, क्या पृथ्वी है, घटबो करेगा तो 2-4 किलोमीटर में होगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सॉरी ख। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, लेकिन देखिए आ गया क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है 12,756। अब देखिए 56, हमको तो पता है कि 12,756 किलोमीटर है, यहाँ पर है ये नहीं है, 12,750 है, 650 है, बहुते का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। हम लोग आंसर किसको ले ले, हम लोग किसको आंसर 12,700, बहुत कम हो जाएगा। 12,714 तो ध्रुवीय है, इसको लेंगे नहीं। 12,750, 756 है तो इसको मान सकते हैं। 12,600 बहुते का डिफरेंस हो जाएगा, 12,600 ये और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी का जो अपना काल्पनिक अक्ष है ना, कहने का मतलब ये काल्पनिक अक्ष हुआ, अब यहाँ पर घूमते हैं, इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए। अच्छा नहीं पता है कोई बात नहीं, एक और बताते हैं। यहाँ से ऐसे घूमेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग भ्रमण कहेंगे। और अपने जगह पर घूम रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको घूर्णन कहेंगे। क्या क्या कहेंगे इसको, इसका आंसर क्या होगा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, बताइए फटाफट बताइए। घूर्णन कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। देखिए थोड़ा देर पहले डिस्कशन हम किए थे इसका, शायद आप लोग को ध्यान में ना हो, एक बार फिर से दोहरा देते। देखिए पृथ्वी अपनी कक्षा पर जैसे घूर्णन जो करती है, पृथ्वी अपनी कक्ष में घूर्णन जो करती है वह किस तरह से करती है। इसका ऑप्शन है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। सबसे पहले तो ये दोनों को हटाइए, ये दोनों तो होगा नहीं। पृथ्वी अपने कक्षा पर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इसीलिए तो सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है क्या। लेकिन सवाल है कि पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। देखिए बच्चा को याद तो होता है कि सूरज पूरब मतलब पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है या पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन कौन होगा कंफ्यूज में रहता है हमेशा। और याद रहते हुए भी इसको क्या करता है, गलत करके चला आता है परीक्षा में और 1 नंबर अपना गंवा के आ जाता है, ठीक है ना। आज हम लोग ना एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। पृथ्वी जो है कैसे घूमती है, तो पृथ्वी पप्पू की तरह घूमती है। हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन को मतलब जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या, पप्पू की तरह घूमता है। पृथ्वी कैसे घूमता है, तो पप्पू की तरह घूमता है। कैसे घूमता है, पप्पू की तरह घूमता है। प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पश्चिम, अपू से पूरब। देखिए हमारा सवाल ना चाहिए, अब इसका मतलब क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, एग्जाम में ना जैसे ही क्वेश्चन आए ना बोलेंगे पप्पू की तरह घूमता है। अब पप्पू से पता लगाएंगे पश्चिम से पूरब, जो ऑप्शन होगा उसको देखेंगे कि कौन जगह पर बैठा हुआ है, उसको क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी के दौरान क्या होता है। कहने का मतलब कि पृथ्वी तथा, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया सूर्य, इसके बीच की जो दूरी होती है, और यह दूरी जब क्या होता है, सर्वाधिक होता है, तब वैसे स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए दुनिया में जितने भी चीजें सबका कुछ ना कुछ नाम है। देखिए पृथ्वी जो है क्या करता है, सूरज का चक्कर लगाता है। कैसे चक्कर लगाता है, तो दीर्घवृत्तीय कक्ष लगाता है। लगाता है कि नहीं दोस्तों, बताइए, लगाता है ना। कैसे लगाता है, दीर्घवृत्तीय कक्ष में लगाता है, ठीक है। पूरा को हटाइए, ये हो गया सन
और इसका दीर्घवृत्तीय कक्ष हो गया। इस तरह से पृथ्वी जो है ना क्या करता है, सन का चक्कर लगाता है। पृथ्वी कहीं भी हो सकता है 365 दिन में, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्या किसी भी जगह हो सकता है। लेकिन सवाल है कि सबसे जब दूर हो उसको क्या कहेंगे। देखिए सबसे ज्यादा दूर यहाँ पे है, पृथ्वी जो है सूरज से सबसे ज्यादा दूर इस स्थिति में, बस यही, अब जून जाएगा जुलाई आएगा, उसी में सबसे दूरी में होगा क्या। तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा। अच्छा सबसे दूरी में होगा, इसी को हम लोग जान के क्या करें। अब सवाल आया तो नजदीक वाला भी जान ही लेंगे क्या, क्योंकि एक ही कंसेप्ट से दोनों हो जाएगा और सवाल दोनों पूछा हुआ है। लेकिन हम कहें कि ये को टाइप करवा दो यार, क्या है, दोनों हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। और वैसे तो आप लोग होशियार है, ये है, पूरा वीडियो देखिएगा तो इस कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा ही नहीं क्या। देखिए हम लोग के यहाँ मुखिया का चुनाव होता है कि नहीं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मतलब चुनाव होता है। उसमें एक पद हो जाता है उप का पद। उप कौन होता है, जो मेन के न रहला पर क्या करता है, उप काम करता है। कहने का मतलब उप क्या है, मेन से छोटा होता है। देखिए चूंकि यह घटना सूरज के साथ हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई सौर बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक है उपसौर और एक होगा अपसौर। घटना यही होता है, मतलब सबसे पास में हो और सबसे दूर में हो, तो यही दो शब्द बनता है, एक बनता है उपसौर और एक बनता है अपसौर, ठीक है। सूरज अगर पृथ्वी के सबसे पास में हो, सबसे नजदीक में हो तो क्या कहेंगे, और सबसे दूर में हो तो क्या कहेंगे। क्योंकि यह घटना सूरज से रिलेट करता है तो इसलिए इसमें सौर लगा हुआ है। उपसौर और अपसौर ऐसे ही होता है। अब दूर वाला को क्या कहेंगे और पास वाला को क्या कहेंगे, ये रह गया ना। तो देखिए उप क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि उपसौर में क्या होगा, सबसे कम दूरी होगा। तो ज्यादा वाला में क्या होगा, आप लोग खुद होशियार है, आप लोग खुद समझदार है। इस स्थिति को क्या कहेंगे, सूरज जो है पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है, इसको क्या कहेंगे, उप कहेंगे। उप मतलब छोटका, ये क्या हो जाएगा, उप सौर हो जाएगा। आई दूरी में है, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, अप हो गया। अप माने ऊपर, अप सौर। ज्यादा दूरी वाला को अपसौर, सॉरी, ज्यादा दूरी वाला को उपसौर, कम दूरी वाला को उप। उप माने छोटा, यानी कि नजदीक वाला, छोट दूरी कम दूरी। यू नो डैट व्हाट आई से, अंडरस्टैंड, यू नो माई इंग्लिश इज वेरी वेल, ओके। ऐसा ही बोले, मेरा इंग्लिश जो है ना बहुत खराब है, ठीक है। वैसे इंग्लिश और हिंदी की भी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ हमारा अपेक्स एजुकेशन एकेडमी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े। वैसे इसका आंसर हम बता नहीं पाए, आप लोग बता सकते हैं क्या, उत्तरायणांत, दक्षिण अयनांत, ये क्या है। चलो इसको भी, चलिए इसको भी समझ ही लेते हैं। उत्तर अयनांत मतलब, इसको न ठेठी में सुनिए ना क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं उत्तरायण। सूरज जब उत्तर की दिशा, मतलब उत्तर की तरफ आ जाए तो इसे उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण में चला जाए तो दक्षिणायन कहते हैं। 14 तारीख को क्या होता है, सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है, यानी कि 14 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। यानी कि मकर रेखा को सूरज क्या करता है, क्रॉस कर देता है। 14 जनवरी से पहले क्या होता है, सूरज दक्षिण में होता है एकदम, लेकिन मकर रेखा को पार कर देता है कब, 14 तारीख के बाद, यानी 14 जनवरी के बाद। तो वही वाला उत्तरायण है और यह दक्षिणायन है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये होगा नहीं। सूरज के उत्तर दक्षिण से क्या फर्क पड़ता है, पृथ्वी के पास होगा या दूर होगा। उपसौर अपसौर में झमेला फंसेगा, उसका भी हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, दवाई दे दिए हैं। दवाई के बाद आप लोग उम्मीद करते हैं कंफ्यूजन को क्या कीजिएगा, टाटा बाय कर दीजिएगा। सूरज से पृथ्वी की सबसे अधिक दूरी जो होगी उसको क्या कहेंगे, ज्यादा वाला में अपसौर, कम वाला में उपसौर। आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। सर्वाधिक दूरी है ना, आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन चलिए हम भी बता दिए। और पास रहता तो उपसौर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है, पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन है भाई,
पृथ्वी से आकार में छोटा ग्रह कौन है? देखिए सबसे छोटा है बुध, सबसे छोटा है पृथ्वी। बुध तो बउआ है, वो तो सबसे छोटा है, दुलरुआ है वो, क्या? मरकरी। सबसे छोटा है बुध। उसके बाद वीनस। देखिए हम सन से जो है ना, मतलब बढ़ते क्रम में जैसे जैसे ग्रह है उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। वीनस। और हमको तो पता है ये तो पृथ्वी के बहनिये है, क्या? चचेरी फुफेरी मौसेरी, क्या? तो दोनों लगभग लगभग सेम है। उसके बाद है मार्स। मार्स जो है ना पृथ्वी से छोटा पड़ जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद इसको ना, इसको क्या कहा जाता है जानते हैं? इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद में क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है क्षुद्र ग्रह। इसके बाद चालू हो जाता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना। बृहस्पति यानी कि जुपिटर। और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके बाद जितने भी ग्रह होते हैं, यानी कि उसके बाद शनि हो जाएगा, उसके बाद अरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ये सब बाहरी ग्रह, इसको जोबियन ग्रह कहते हैं, जाइंट प्लेनेट कहते हैं। मतलब ये सब का आकार ना बहुत बड़ा है, तो इधर वाला से तो तुलना ही नहीं है। जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण ये सब तो बहुत बड़ा है, तो उधर वाला से तो तुलना ही नहीं है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से आकार में मंगल हो जाएगा, वीनस हो जाएगा और मरकरी हो जाएगा। नहीं देखिए वीनस ये लगभग क्या है? बराबर है। तो शुक्र को हम लोग देख लेते हैं वैसे कौन कौन हो जाएगा। अरुण आ गया। हमने बताया है कि इसके पार वाला क्या है? बड़ा है। मंगल तो है छोटा, लेकिन वरुण क्या है? बड़ा है। वरुण, वरुण तो बड़ा है, शुक्र बराबर में है, ये भी नहीं होगा। वरुण आके सारा खेल क्या कर दिया? खराब कर दिया। शुक्र और मंगल। अच्छा चलिए इसको देखेंगे, वरुण और मंगल। देखिए वरुण तो है छोटा, लेकिन मंगल तो है छोटा, लेकिन वरुण क्या है? इधर वाला, इधर वाला जो भी ग्रह है वो सब जाइंट ग्रह है, ठीक है ना। ये सब बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा ऑन एंड ओनली ऑप्शन बचता है शुक्र और मंगल, क्या बराबर है या तो छोटा है, क्या? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा, शुक्र और मंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? देखिए सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले अरस्तु महोदय ने कहा था कि हमारी पृथ्वी जो है वह गोल है। सबसे पहले किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था कि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। अरस्तु ने कहा था हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। आंसर क्या हो जाएगा? अजबे नाम लिख ले है, अरिस्टोन। हाँ हाँ, अरिस्टोटल। क्या है? अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, चलिए जो भी है, अरस्तु है, ठीक है ना। हाँ हाँ, इंग्लिश में उसको बोला जाता है अरिस। पहले ही बोल दिए हैं, माय इंग्लिश इज वेरी गुड। चलिए, कॉपरनिकस ने सौर मंडल का खोज किया था, क्या? स्ट्राबो क्या है यार? इसके बारे में भी जानना लगता है जरूरी है। ये भी ये भी भूगोल वेता ही है, भूगोल वेता और गणितज्ञ है, तो इसके बारे में क्या बताएं? कुछ किया रहता तो बताते ना, कुछ किया ही नहीं। भूगोल वेता है, भूगोल में क्या खोज किया पता ही नहीं है, जब होगा तो बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला कि पृथ्वी की धुरी है कैसी है? झुकी है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज है, वक्रीय है। देखिए झुकी हुई मतलब हल्का सा, जैसे ये हो गया झुका हुआ, ठीक है, मतलब पूरा एकदम माइकल जैक्सन के जैसे। वो तो सुनते थे 45 डिग्री मूव हो जाता था, हमसे तो 5 डिग्री नहीं हो पा रहा है। वैसे पृथ्वी क्या है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है। बता देते हैं इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी है। तो अक्ष न बोलता है, क्षैतिज वक्रीय कहाँ बोलता है? झुकी हुई है ना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब जानते हैं सीधा, अपने अक्ष पर सीधा है नहीं है, सीधा कहाँ है, पृथ्वी तो झुकी हुई है। क्षैतिज मतलब सुता हुआ, लेटा हुआ, लेटा कहाँ है, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं, ठीक है ना। अगर बोले लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं तो अरुण को कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा पृथ्वी तो झुका हुआ है। बक्रीय मतलब टेढ़, बक्रीय मतलब ऐसा, इसको बोलते हैं वक्र रेखा, है ना। इसको सीधी रेखा, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको क्षैतिज रेखा, क्या समझ गए। पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ है ही नहीं, सारा क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चन थे सबको बढ़िया से क्या किए हैं, डिस्कशन किए हैं। हमको उम्मीद है आपको इससे बहुत फायदे होंगे, तो बने रहिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।